बड़ी वजह आपको बताते हैं। दीदी की बम्पर जीत की वजह नंबर 1, खतरों के खिलाड़ी। ममता बनर्जी को खतरों का खिलाड़ी ही कहेंगे क्योंकि नंदीग्राम का नतीजा ही बताता है कि किस तरह से वहां कांटे की टक्कर थी। I struggled for Nandigram because I fought a movement, so I have forgotten now. It's okay. Let the Nandigram people, whatever they have given the verdict, I accept that. I don't mind for that because it's a match. It is nothing. So we won more than 2-1 seat. That is a landslide victory, and BJP has lost the election. अब सोचिए ममता बनर्जी के लिए कितना बड़ा सियासी रिस्क था नंदीग्राम से चुनाव लड़ना, वो भी तब जब वो आज तक कभी कोई विधानसभा चुनाव नहीं हारी। लेकिन जब सवाल राजनीतिक अस्तित्व पर बन जाए, जब सवाल राजनीति की सबसे बड़ी लड़ाई का बन जाए, तो ऐसा खतरा लेने से ममता बनर्जी हिचकी नहीं। ये जानते हुए भी कि ये शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है और शुभेंदु के साथ बीजेपी की पूरी ताकत भी है, ये जानते हुए भी कि नंदीग्राम के समीकरण उनके पक्ष में नहीं है, फिर भी सेफ सीट को छोड़कर ममता नंदीग्राम गई। ममता बनर्जी के जगह अगर तृणमूल कांग्रेस के कोई सेकंड रैंक थर्ड रैंक लीडर को ममता बनर्जी आज कैंडिडेट कर देते शुभेंदु के चैलेंज के बाद, तो वो जो पॉलिटिक्स में जिसको हम ब्रिंकमैनशिप कहते हैं, वो कभी कभी उसमें रिस्क फैक्टर रहता है, लेकिन वो लेना जरूरी होता है। शुभेंदु ने भी लिया है। तो अगर उस समय ममता बनर्जी ये डिसीजन नहीं लेते और कोई सेकंड रैंक लीडर को नॉमिनेट कर देते, तो वो चुनाव हार जाते। एक तरफ नंदीग्राम का दांव था और दूसरी तरफ पूरा बंगाल था। नंदीग्राम से चुनाव लड़कर दीदी ने पूरे बंगाल के सामने जो संदेश दिया, वो संदेश था कि सामने कोई कितना भी ताकतवर हो, सरेंडर नहीं करना है, गढ़ में जाकर लड़ना है। दीदी की बम्पर जीत की वजह नंबर 2, आक्रामक राजनीति का आक्रामक जवाब। ममता बनर्जी को तो पहले से ही आक्रामक राजनीति के लिए जाना जाता है, लेकिन बंगाल में बीजेपी जिस तरह से दीदी पर आक्रामक थी, उसकी काट के लिए ममता बनर्जी ने अपने तेवर और तीखे कर दिए। बीजेपी के एक एक हमले का उसी अंदाज में तीखे से तीखा जवाब दिया। पूरे चुनाव प्रचार में ममता बनर्जी के यही तेवर रहे हैं, किसी को भी बख्शा नहीं, फिर चाहे अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। তোলা তো তাকে বলে যে 5 টাকা 10 টাকা তোলে তাকে বলে তোলাবাজ, আর যারা কোটি কোটি টাকা তোলে তাদের কি বলে? दीदी की बम्पर जीत की वजह नंबर 3, बंगाली और बाहरी का मुद्दा। बंगाल में बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी ने सबसे बड़ा जो मुद्दा बनाया, वो मुद्दा था बंगाली और बाहरी का मुद्दा। बीजेपी इसकी काट के लिए बंगाल के महापुरुषों के नाम लेती थी, लेकिन ममता बनर्जी के सामने ये काम नहीं आया। जय श्री राम के जवाब में दीदी जय बांग्ला का नारा लगाती थी। ये दीदी का चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा था कि वो बार बार अपने कैंपेन में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और प्रचार के लिए गए मंत्रियों और नेताओं को बाहरी कह रही थी और बंगाल के लोगों को बता रही थी कि बाहरी लोग बंगाल की संस्कृति को नहीं समझते और अगर वो चुनाव हार गई तो बंगाल को बाहर के लोग चलाएंगे। गुजरात बांग्ला शासन करबे ना, बांग्ला बांग्ला शासन करबे, गुजरात बांग्ला शासन करबे ना, मोदी बांग्ला शासन करबे ना, गुंडारा करबे ना। इस बार पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी का बहुत बड़ा फॉल्ट लाइन था कि वो बंगाली आइडेंटिटी, देखिए आप गुजरात मॉडल को बंगाली में आप लागू करने के समय बंगाली आइडेंटिटी को पहले समझना पड़ेगा। अगर आप हरियाणा में जाएंगे और जाट साइकी आप नहीं जानते हैं, लेकिन जाट को आपको वोट लेना पड़ेगा, तो आपको पहले बंगाली जो साइकोलॉजी है, जो मानसिकता है, अगर उसमें आप इतने कुछ बोल रहे हैं, एक तो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण भी नहीं हुआ है।
ये बंगाली आइडेंटिटी, आप बंगाली अस्मिता सिर्फ रविंद्रनाथ और बंकिम चंद्र बोलने से नहीं होता है। जिससे ममता ने चुनावी माहौल को अचानक अपने पक्ष में बनाया। फिर चाहे वो नंदीग्राम में पैर में लगी चोट के बाद व्हीलचेयर से पूरा प्रचार करने की बात हो, या फिर भतीजे अभिषेक बनर्जी का मामला हो, जिनको लेकर बीजेपी के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े नेता भाईपो भाईपो कहकर ममता बनर्जी की घेराबंदी कर रहे थे। इसमें कोयला तस्करी मामले में अभिषेक बनर्जी के परिवार तक सीबीआई पहुंच गई थी, लेकिन ममता बनर्जी भी भतीजे के परिवार के साथ डटकर खड़ी रही। इससे ममता बनर्जी ने सीधा संदेश ये दिया कि उनसे बदला लिया जा रहा है, राजनीति की वजह से निजी हमले किए जा रहे हैं और चुनाव की वजह से एक महिला की घेराबंदी हो रही है। यानी ममता बनर्जी ने खुद को पीड़ित की तरह दिखाया, कमजोर और ताकतवर की लड़ाई दिखाई। पीड़ित और कमजोर का साथ सब देते हैं, यही ममता ने बाजी मार दी। दीदी, ओ दीदी, आदरणीय दीदी। इसमें भी जिस अंदाज में प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में ममता बनर्जी को दीदी और दीदी कहकर बुला रहे थे, उसे भी ममता बनर्जी की टीम ये बताने में सफल रही कि यह तरीका सही नहीं है, एक महिला को अपमानित किया जा रहा है। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, अरे दीदी, हम तो मामूली इंसान हैं। ममता बनर्जी की उन योजनाओं की कोई काट नहीं थी जिनमें महिलाओं पर फोकस किया गया। फिर चाहे वो कन्याश्री योजना हो, जिसमें बेटियों की पढ़ाई के लिए एक मुश्त 25,000 रुपए मिलते हैं, या फिर रूपोश्री योजना, जिसमें कम उम्र में बेटी की शादी न करने पर गरीब परिवारों को एक मुश्त 25,000 रुपए मिलते हैं। ऐसी योजनाओं के बीच मुख्यमंत्री का लोकप्रिय होना, बंगाल में उसके कद का दूसरा नेता न होना और देश की इकलौती महिला मुख्यमंत्री होना, ये सब बातें दीदी के पक्ष में गई। कोलकाता से मौसमी सिंह और अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल का नतीजा तो एक तरह से पिछली बार जैसा ही रहा, लेकिन एक चीज जो बदलनी चाहिए वो है राजनीतिक हिंसा। नतीजे आने के बाद बंगाल में आरामबाग, बेलाघाट, शिवपुर, दुर्गापुर, बर्धमान जैसी जगहों से आगजनी और हिंसा की खबरें और तस्वीरें आई। आरामबाग में बीजेपी के कार्यालय में आग लगा दी गई। बीजेपी ने इसके लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है और आरोप लगाया कि ये टीएमसी के लोगों का किया धरा है। टीएमसी के लोग बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमले कर रहे हैं। टीएमसी ने इन आरोपों से इनकार किया। अब सच्चाई कुछ भी हो, लेकिन इस तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए। बीजेपी ने इन घटनाओं पर क्या कहा है वो आपको दिखाते हैं। कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होता है। ठीक है, चुनाव में कोई जीतेगा, कोई हारेगा, मगर सब मिलके किस